नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का। आप सभी को हम बता दें कि ये जो हमने श्रृंखला चालू किया है, यह श्रृंखला जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही मेहनत से हम तैयार कर रहे हैं इसको, और ज़्यादातर सभी परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो अगर हम इसे पेन और नोटबुक में अगर अच्छे से लिखते चले जाएँ तो बहुत अच्छा होगा। तो हम बता दे रहे हैं आप सभी लोग को, कापी कलम लेकर इसको लिखते जाइएगा। जितनी 75 उपलब्धियां बताएंगे ये ऐसे ही आपको अगर पर डे थोड़ा थोड़ा अगर हम याद करें तो याद हो जाएगी। आप सभी को 75 उपलब्धियां याद इस तरह से हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। आप जब भी परीक्षा में आपका सामना क्वेश्चन से होगा तो आप आसानी से उसको कर सकेंगे। तो देखिएगा, अभी तक जो हम जिन उपलब्धियों को गिनाए उनकी संख्या हो चुकी है 8। अब 9वीं उपलब्धि हम देखिए बता रहे हैं आप सभी को। ये 9वीं उपलब्धि की चर्चा हम लोग करते हैं। तो 9वीं में क्या है कि इंडियन एयरलाइंस की स्थापना, इसका श्रेय जाता है, इसके सूत्रधार हैं J.R.D. टाटा। इनके द्वारा 1932 में एक कंपनी स्थापित की गई, टाटा एयरलाइंस एक वायु परिवहन के क्षेत्र में वायु परिवहन सेवा देने हेतु ये टाटा एयरलाइंस स्थापित की गई J.R.D. टाटा के द्वारा। लेकिन इसका नाम बदल दिया गया। इसका नाम कब बदला गया? 1946 में इसका नाम बदल करके परिवर्तित कर दिया गया नाम। इसको याद रखे रहिएगा सभी लोग। 1946 में इसका नाम क्या रख दिया गया दोस्तों? एयर इंडिया रख दिया गया। देखिए, फिर 15 जून 1953 को एक कानून पास हुआ, हमारे संसद के द्वारा पास किया गया। उस कानून का नाम था एयर कारपोरेशन अधिनियम या एक्ट, पास हुआ। और इसी के तहत इंडियन एयरलाइंस की स्थापना हुई। और इसका अधिग्रहण सरकार के द्वारा कब कर लिया गया? 1953 में भारत सरकार के द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया। भारत सरकार के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया, इसको याद रखिए रहिएगा। लेकिन वर्तमान में एयर इंडिया किसके हाथ में चली गई है? एयर इंडिया चली गई है हाथ में टाटा के। दोबारा टाटा खरीद लिया है इसको। एयर इंडिया कौन खरीद लिया है? टाटा खरीद लिया है। इसको सभी लोग याद कर लीजिएगा। ये 2021 की बात है। 2021 में टाटा के द्वारा इसे खरीद लिया गया एयर इंडिया को। तो देखिएगा, दोबारा देखिएगा, हमारे देश में वायु परिवहन सेवा के क्षेत्र में इंडियन एयरलाइंस एक प्रमुख सेवा कंपनी अभी भी है और मानी भी जाती है। इसके द्वारा समय के साथ साथ लोगों को बेहतर सुविधा और सेवा उपलब्ध कराई गई और उसका बेहतर सभी लोग अनुभव भी किए। तो ये इंडियन एयरलाइंस, इसके सूत्रधार अगर हम लोग जाने तो J.R.D. टाटा है। 1932 में इनके द्वारा एक टाटा एयरलाइंस नामक कंपनी स्थापित की गई जो वायु परिवहन सेवा उपलब्ध कराती। लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया गया 1946 में, एयर इंडिया कर दिया गया। इसका नाम चेंज करके एयर इंडिया कर दिया गया। 15 जून 1953 को संसद के द्वारा एक कानून पास किया गया जिसका नाम रखा गया एयर कारपोरेशन एक्ट अधिनियम। और उस अधिनियम के तहत भारत सरकार जो है कि 1953 में इंडियन एयरलाइंस का अधिग्रहण कर ली। आज एयर इंडिया टाटा के द्वारा 2021 में खरीद ली गई है। तो ये जो 9वीं उपलब्धि है आप सभी का, हमारे देश की जो 9वीं उपलब्धि है वो आप सभी लोग इसको जो है कि लिख लीजिएगा। अगला चीज देखते हैं हम लोग, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम। परमाणु ऊर्जा कौन सी उपलब्धि हम बताने जा रहे हैं आप सभी को? ये 10वीं परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम। देखिए, इस कार्यक्रम से 2 फायदे हो रहे हैं। एक फायदा क्या हो रहा है? बिजली का उत्पादन हो रहा है। हालांकि कुल बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा या नाभिकीय रिएक्टर से जो उत्पादन हो रहा है वो 3 से 4% के बीच में है। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, दूसरा फायदा ये हुआ कि हमारा देश आज परमाणु बम या परमाणु
हाइड्रोजन बम और परमाणु बम संपन्न देश हो चुका है। इस बात को सभी लोग समझ लीजिएगा। तो देखिएगा, इस कार्यक्रम की शुरुआत के सूत्रधार अगर माना जाए तो सूत्रधार जो है, आप सभी लोग उनका नाम जानते हो, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। आप सभी इस चीज को ध्यान से देखिएगा, याद हो जाएगा। 15 अप्रैल, देखिएगा 15 अप्रैल 1948 को परमाणु ऊर्जा अधिनियम पास किया गया। परमाणु ऊर्जा अधिनियम पास किया गया और इस अधिनियम के तहत ध्यान रखिए 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग बनाया गया। परमाणु ऊर्जा आयोग बनाया गया कब? 10 अगस्त। इस डेट को याद रखे रहिएगा आप सभी लोग, इस डेट को याद रखे रहिएगा। इस परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले जो सचिव भी रहे यही डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इसके अध्यक्ष भी जो पहले रहे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इसको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अब देखिएगा 10 अगस्त को ये हुआ, 3 जनवरी 1954 को परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम हमारे देश में शुरू किया गया। एक बहुत बड़ी पहल है ये। 3 जनवरी 1954 को परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम। देखो आप सभी लोग दोस्तों देखिएगा, सूत्रधार डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। 15 अप्रैल 1948 को परमाणु ऊर्जा अधिनियम के तहत परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948 को की गई। इसके पहले अध्यक्ष जो रहे भाभा साहब रहे और वर्तमान में जो है उनका नाम याद रखिए, कमलेश नीलकंठ व्यास जो वर्तमान के इसके अध्यक्ष हैं। वर्तमान अध्यक्ष कमलेश नीलकंठ व्यास। तो 3 जनवरी 1954 को परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम शुरू किया गया। इसी के तहत बॉम्बे, मुंबई जो वर्तमान में मुंबई में है, ट्राम्बे में परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना की गई। परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना की गई। इसको सभी लोग याद कर लीजिएगा। जब 24 जनवरी 1966 को एक हवाई दुर्घटना में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु हो गई, तो हमारे देश की जो प्रधानमंत्री रही, पहली महिला प्रधानमंत्री जिनका नाम इंदिरा गांधी रहा, इनके द्वारा इस ट्राम्बे सेंटर का नाम रख दिया गया भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रख दिया गया है। इसका नाम क्या कर दिया गया? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो इसको सभी लोग याद कर लीजिएगा। 24 जनवरी 1966। ये नहीं पूछा जाएगा कि इस दौरान होमी जहांगीर भाभा की हवाई दुर्घटना में मौत होगी, ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये डेट याद रखिएगा। जो कार्यक्रम शुरू कब किया गया, प्रोग्राम कब शुरू किया गया? 1954 में। और हमारे देश में जो पहला परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? 10 अगस्त 1948 को। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं कमलेश नीलकंठ व्यास हैं, जो पहले अध्यक्ष सचिव थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। और परमाणु ऊर्जा आयोग उस समय जो जिस मंत्रालय के अधीन था, मान लीजिए कभी पूछ दिया जाए यूपीएससी में ही, इसको याद कर लीजिएगा, प्राकृतिक संसाधन एवं अनुसंधान मंत्रालय के अधीन। तो इस प्रकार हमने देखा कि देश में जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, यह परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तहत ये शुरू किया गया और यह आज भी हमारे देश में 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र के अंतर्गत 21 रिएक्टर काम कर रहे हैं। अगला अब रिएक्टर पे ही बात करते हैं, तो इसको सभी लोग लिख लीजिएगा। अगला चीज देखते हैं हम लोग, भारत का पहला परमाणु या नाभिकीय रिएक्टर
पहला परमाणु या नाभिकीय रिएक्टर 11वां चीज देखिएगा, 11वीं उपलब्धि, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर इसका नाम रहा अप्सरा इसका नाम रहा। अब ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, अप्सरा इसका नाम रहा। अप्सरा ये न केवल भारत की पहली नाभिकीय रिएक्टर रहा, बल्कि यह एशिया का पहला रहा, एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर रहा। याद करने के लिए आप सभी को बता देना चाहते हैं कि इसकी डिजाइन जो तैयार की गई वही भाभा, बार्क जिसको बोलते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है। बार्क जिसका शॉर्ट नेम है बार्क, जिसको भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसके द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया अप्सरा का। यह एक अनुसंधान रिएक्टर रहा, इसकी स्थापना कब की गई? 1956 में 4 अगस्त, डेट पूरा अगर याद करना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, 4 अगस्त 1956 में इसकी स्थापना की गई। ये अप्सरा की शुरुआत हमारे देश के लिए परमाणु संपन्न देश के रूप में हुई। आज हमारा देश परमाणु संपन्न देश के रूप में है, चाहे वो परमाणु बम हो, चाहे हाइड्रोजन बम। बहुत से लोग अभी भी इसमें संशय की स्थिति में होंगे, भारत के पास हाइड्रोजन बम है या नहीं है। भारत के पास हाइड्रोजन बम भी है, परमाणु बम भी है। 1974 में जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में, उसमें आंशिक सफलता मिली थी, और जो 1998 में हुआ दूसरा, उस समय माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, पूर्णतः सफल परीक्षण हुआ। और इस परीक्षण में परमाणु बम एवं हाइड्रोजन बम दोनों का जो है कि परीक्षण किया गया सफलतापूर्वक। तो एक तरह से कहा जाए उस जो परमाणु बम या हाइड्रोजन बम सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, और उसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। ये शुरुआत यहाँ से हम लोग मान सकते हैं, अप्सरा से मान सकते हैं, क्योंकि यद्यपि ये सही है कि इस नाभिकीय रिएक्टर का जो ईंधन रहा वो ब्रिटेन से मंगाया गया, क्योंकि उसमें ईंधन के रूप में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम ईंधन के रूप में यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं, प्लूटोनियम का इस्तेमाल करते हैं। तो ब्रिटेन से मंगाया गया संवर्धित यूरेनियम ब्रिटेन से मंगाया गया है। ये ब्रिटेन से मंगाया गया, इसको याद रखिएगा, ब्रिटेन से मंगाया गया। लेकिन आज हम परमाणु संपन्न देश हो चुके हैं। देखिएगा, यह तैयार किया गया उसके द्वारा, लेकिन ये जो पहला नाभिकीय रिएक्टर रहा, ये एक अनुसंधान रिएक्टर रहा, क्योंकि इसमें 1 मेगावाट थर्मल पावर का उत्पादन हो रहा था। यह रिएक्टर था कैसा? ये रिएक्टर था लाइट वाटर, ये ना भी याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख देते हैं लाइट वाटर स्विमिंग पूल टाइप रिएक्टर था। पूल टाइप रिएक्टर, जब हम साइंस टेक पढ़ाएंगे तो आपको नाभिकीय रिएक्टर के बारे में बताएंगे कि किस तरह से यह काम करता है, किस तरह से बिजली का उत्पादन करता है, कौन इसमें मॉडरेट का काम करते हैं, कौन मंदक का काम करते हैं, किस तरह से न्यूट्रॉन को धीमा किया जाता है, कूलेंट का कौन काम करता है, सारी चीज़ बताएंगे। अभी आप लोग जो उपलब्धियां हैं इसको सिर्फ लिखते चले जाइएगा और याद करते चले जाइएगा। लाइट वाटर स्विमिंग पूल टाइप जो ये रिएक्टर रहा, ये रिएक्टर, तो देखिएगा इस तरह से हमने देखा कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा, जो कि 2009 में बंद कर दिया गया है, इसको याद कर लीजिए। मान लीजिए पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन 2009 में इसे बंद कर दिया गया। इस तरह से हमने देखा
कि भारत की 11वीं उपलब्धि जो 1956 में 4 अगस्त 1956 को ये हुआ। आज देखिएगा तो हमारे देश में जानते हैं 7 परमाणु संयंत्र हैं। हमारे पूरे देश में विभिन्न भागों में परमाणु संयंत्र 7 हैं और जिसमें 21 नाभिकीय रिएक्टर काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 21 नाभिकीय रिएक्टर काम कर रहे हैं। 21 नाभिकीय रिएक्टर काम कर रहे हैं, इसको याद रखिएगा। लगभग नाभिकीय रिएक्टर से या परमाणु ऊर्जा से जो ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है वो लगभग 3 से 4% के बीच में है। आज भी सबसे ज़्यादा किसका योगदान है? तापीय बिजली घर का, जो कोयले और प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल से जो उत्पादन होता है वो तापीय बिजली घर से वहाँ पर। तो इसको सभी लोग लिख लीजिएगा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा, इसकी डिजाइन किसने तैयार किया? बार्क, जिसको हम इसका शार्ट नेम है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का शार्ट नेम है अप्सरा। 2009 में बंद कर दीजिए, नहीं भी याद करें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यह 1 मेगावाट थर्मल पावर का उत्पादन, 1 मेगावाट थर्मल पावर, 1 मेगावाट में 1 लाख वाट होता है। और अगर 100 वाट का बल्ब 1 घंटा तक अगर लगातार जलता है तो 1 यूनिट बिजली की खपत हो जाएगी। इसको याद रखे रहिएगा। मान लीजिए परीक्षा में पूछा गया, यह भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। और 4 अगस्त 1956 को ये क्या किया गया? इसकी स्थापना की गई। यह न केवल भारत का पहला परमाणु रिएक्टर केंद्र रहा, बल्कि एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर रहा। इसको याद रखें। यह अनुसंधान रिएक्टर के रूप में जाना जाता है। ये यूरेनियम कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। इसको याद रखें, ब्रिटेन से लिया गया। और ये किस प्रकार का नाभिकीय रिएक्टर रहा? तो लाइट वाटर स्विमिंग पूल टाइप रिएक्टर रहा। तो इस तरह से हम लोग 11वीं उपलब्धि भी समझ गए। अब आइए 12वीं उपलब्धि को देखते हैं। 12वीं उपलब्धि को देखते हैं, उसके बाद जो है एक और चर्चा करेंगे, उसके बाद कल इसकी चर्चा होगी। देखिए 12वीं उपलब्धि क्या रही? 12वीं उपलब्धि यह रही कि इसके पहले हम सभी चर्चा कर चुके हैं कि 1948 के लंदन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम स्वर्ण पदक जीत चुकी थी। फिर 4 साल बाद कहाँ पर हुआ? 1948 में जीती। 4 साल बाद 1956 का जो मेलबोर्न ओलंपिक खेल हुआ, इसमें एक बार दोबारा जो है भारतीय हॉकी टीम गोल्ड मेडल जीती। लेकिन पहले भी हम बता चुके हैं कि भारतीय हॉकी टीम 8 गोल्ड मेडल जीत चुकी है। 1956 में भी मेलबोर्न ओलंपिक खेल में भारत के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया। और इसकी कप्तानी कौन कर रहे थे उस समय? वही जो 1948 में लंदन ओलंपिक में 2 गोल किए थे, उनका नाम था बलबीर सिंह सीनियर। और मज़ेदार बात आप सभी को ये बता देना चाहते हैं कि इस जो फाइनल में पहुंचा था भारत, इसका जो विपक्षी था वो पाकिस्तान रहा। इन दोनों के बीच टक्कर का मुकाबला चला। कहा जाता है कि 38वें मिनट एक रणधीर सिंह जेंटल जो है, तो उस समय 38वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर मिला और पेनाल्टी कॉर्नर को वो गोल्ड पोस्ट कर दिए। कौन? रणधीर सिंह जेंटल। इस तरह से भारत 1-0 से मैच जीत गया और भारत गोल्ड मेडल विजेता हो गया और पाकिस्तान रजत विजेता या सिल्वर मेडल, इसी से संतोष करना पड़ा। तो इस तरह से बलबीर सिंह का नाम हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इस बार वो कप्तान रहे और भारत 1956 में दूसरी बार जो है कि मतलब ये हॉकी टीम जो है कि गोल्ड मेडल जीता। कुल आज तक 8 गोल्ड मेडल जीत चुका है। उस समय पाकिस्तान से मैच हुआ, पाकिस्तान हार गया।
तो ये आपकी 12वीं उपलब्धि भी आप सभी लोग इसको लिख लीजिएगा। 56 में हुआ मेलबोर्न ओलंपिक खेल, भारतीय हॉकी टीम गोल्ड मेडल जीता। भारतीय टीम भारत और पाकिस्तान के बीच यह रोमांचकारी मुकाबला हुआ। 38वें मिनट में रणधीर सिंह जेंटल के द्वारा पेनाल्टी कॉर्नर जब मिला तो रणधीर सिंह जेंटल उसको गोल पोस्ट कर दिए और इस तरह से 1-0 से मैच भारत जीत गया। तो अगला लास्ट बताएं, उसके बाद कल बताएंगे आप सभी लोग। देखिएगा अंतिम, देखिए 13वीं उपलब्धि। 13वीं उपलब्धि क्या रही? मदर इंडिया फिल्म आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही सुपर डुपर हिट रही। हम यहाँ फिल्म के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताने जा रहे हैं। मदर इंडिया ये महत्वपूर्ण फिल्म क्यों रही? 2 कारणों से। पहला चीज़ तो ये कि यही पहली भारतीय फिल्म रही जो ऑस्कर अवार्ड के अंतर्गत विदेशी भाषा श्रेणी की नामित मदर इंडिया पहली जो है भारतीय फिल्म रही। आपको बता दें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद रखे रहिएगा, एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सभी लोग राष्ट्रपति भवन में एक शो के माध्यम से इस फिल्म को 1957 में देखे। ये लोग फिल्म भी रिलीज हुई थी 1957 में, में और जब देखें और 1958 में इसे ऑस्कर के लिए भेज दिया गया। तो ऑस्कर में ये अंतिम 5 में नामित भी हुई। अंतिम 5 में यह फिल्म मदर इंडिया अंतिम 5 में नामांकित भी किया गया, लेकिन एक मत न मिलने की वजह से मदर इंडिया फिल्म विदेशी भाषा श्रेणी के अंतर्गत जो अवार्ड जीतने वाली थी वह जीतने से वंचित रह गई। लेकिन भारत में यह एक राष्ट्रीय पुरस्कार पाई थी, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रही और 5 फिल्म फेयर अवार्ड पाई, 5 फिल्म फेयर अवार्ड पाई। मान लीजिए कभी पूछ दिया जाए इसके निर्देशक का नाम, तो महबूब खान इसके निर्देशक रहे। महबूब खान इसके निर्देशक रहे। अभिनेता अभिनेत्री का नाम जान ही लीजिएगा। नरगिस दत्त आप सभी लोग जानते हैं, नरगिस दत्त जो है संजय दत्त की मां रही। यह पहली ऐसी अभिनेत्री रही जो राज्यसभा में अभिनेत्री के रूप में मनोनीत होने वाली नरगिस दत्त पहली अभिनेत्री हैं। और इनके साथ रहे इनके पति सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार। तो इस तरह से हम सभी लोग 5 उपलब्धियों को आज हमने समझा और इस कड़ी को फिर कल आगे बढ़ाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। ये जो श्रृंखला चल रही है आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, तो आगे शेयर करते जाइए। और जब 75 ये पूरी हो जाएगी तो फिर हम श्रृंखला के रूप में दूसरा कुछ शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग इसको याद करते जाइए, लिखते जाइए। यदि कहें सिर्फ देख कर याद होगा तो नहीं याद होगा, हम पहले से बता दे रहे हैं। बहुत मेहनत से हमने तैयार किया है इसको। और आप सभी लोग देखिए कि ये 1958 में भी 57 में रिलीज हुई थी, 1958 में भेजी गई ऑस्कर के लिए। ऑस्कर तो नहीं जीत पाई, ये सही है, लेकिन अंतिम 5 में विदेशी भाषा श्रेणी के अंतिम 5 में यह नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म रही। तो इस तरह से याद रखे रहिएगा इसको। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।